हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनगस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं आप सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यह है आउट ऑफ 14 और अंतिम प्रहार की बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। तो जल्दी से पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो, सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। जी हाँ, सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन, मतलब कि आप अगर 20 साल के भी पेपर देखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के उठा के, तो पेस्टल एनालिसिस या पोर्टर 5 फोर्स का मॉडल का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना चाहिए। अब पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको ऐसे ऐसे याद कर लेंगे अपन, ऐसे ऐसे, क्योंकि पेस्टल नाम से ही क्लियर है। पेस्टल एनालिसिस बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक टूल होता है जिसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर रहे होते हैं। कौन से एनवायरनमेंट का? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। यानी पी से पॉलिटिकल, अभी हमारे यहाँ स्टेबिलिटी है कि नहीं है, मोनार्की है, आप कह सकते हो डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, कौन सी चीज है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स अपन उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ना। आप कह सकते हो कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत एक अग्रसर कदम रख रहा है, लेकिन उसके साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो वो कभी भी बन नहीं पाएगा। यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हमको बनना है, मैं थर्ड या सेकंड की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब हमारे यहाँ पर सिस्टम कैसा, क्या कैपिटलिज्म सिस्टम है, क्या मोनार्की का सिस्टम है, क्या आप कह सकते हो, आप कर सकते हो कि हमारा देश जो है वो आजकल बहुत बात चल रही है संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, तो किस तरीके से चल रहा है ना। तो ये सारी बातें अपन इसके अंदर सिस्टम में चेक करते हैं। इसके अंदर हम टैक्स पॉलिसी, ट्रेड सिस्टम्स, ये सारी चीजें चेक करते होते हैं, लेबर लॉस, ठीक है। तो ये अपना पेस्टल में पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गया। सेकंड आ गया अपना इकोनॉमिक फैक्टर्स, ई। अभी ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है, आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो अपन आगे पेस्टल एनालिसिस पूरा चलते हैं आगे। हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर्स में उस देश की इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, क्या वहाँ पर अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो क्या है ना, वो वाले सारे फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या लेवल है, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के अंदर हम उस देश की डेमोग्राफिकल, जियोग्राफिकल पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लाइक कल्चरल ट्रेंड्स क्या चल रहा है, डेमोग्राफिकल क्या चल रहा है, एजुकेशन का लेवल्स क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, कौन सी कास्ट कम्युनिटी वहां पर है, उसके अकॉर्डिंग। अब पेस्टल एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि मेरे को मान लेते हैं कि मेरे को एक जगह अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई नया बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना है, तो मैं वहां देखूंगा ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, इकोनॉमिकल लाइफ स्पैन कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट डिफाइन होंगे। सोशल फैक्टर्स। इसके बाद आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल यानी वहां पर कौन सा मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, 4G 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, या वहां पर कितने लोग टेक्नो फ्रेंडली हैं, वहां पर ई कॉमर्स का क्या शेप आया हुआ है, वो सारी चीजें अपन उसके अंदर देखते हैं। लास्ट आ जाता है पेस्टल के अंदर, टी के बाद वापस ई, सॉरी सेकंड लास्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वहां पर क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात हो रही होती है कि कौन सा क्लाइमेट कंडीशंस चल रहा है और वहां पर क्लाइमेट के रिगार्डिंग कौन से लॉज हैं। वैसे तो लीगल फैक्टर्स के अंदर लॉज डिफाइंड होंगे, लेकिन वहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर वहां पर क्लाइमेट कंडीशंस कौन सी चल रही है, वहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशन कौन सी चल रही है, वो यहां भी चेक होगा। एक तो अपन वहां सोशल फैक्टर्स में कर रहे हैं, एक यहां पे भी अपन रिटर्न चेक करते हैं। इसके अलावा आ जाता है लास्ट फैक्टर, लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स के अंदर अपन क्या चेक कर रहे हैं, वहां की कंपनी, देश में कौन सा कानून चल रहा है ना, हर कानून में उनमें कौन सा लेबर लॉज चल रहे हैं, कौन से उसके इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज वो फॉलो कर रहा है, IMF की कौन सी पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, और वहां के लोकल लॉज जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, ठीक है, और कोई डाटा प्रोटेक्शन के एक्ट हैं कि नहीं है, ये सारे जितने भी लॉज रिलेटेड हैं वो चेक किए जाते हैं। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि हम उस देश में इन्वेस्ट करें या ना करें, और अगर करें तो कौन सा प्रोडक्ट करें, या ना करें तो क्यों ना करें, ठीक है। ये तो आप कब चेक करते हैं, जब हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करना होता है। अब पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल, पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल में इन्होंने ये बताया है कि किसी कंपनी में अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे अभी हमारे जस्ट रिपोर्ट आ रही है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कौन से रिटेल इन्वेस्टर, है ना, जो शेयर में खुदरा व्यापार कर रहे होते हैं, जैसे कि 500 शेयर ले लिए, 100 शेयर ले लिए, 200 शेयर ले लिए, है ना। जैसे कि हमने अभी किसके लिए, इन्फोसिस के कुछ 250 के कुछ शेयर वापस से हमने उसके अंदर जोड़े। तो क्या हुआ कि अब यार हम क्या है, रिटेल इन्वेस्टर है। रिटेल इन्वेस्टर में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अमाउंट में, जैसे कि सभी खुदरा व्यापारी, एक तो होते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट फंड जिनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FII जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, वो नहीं। रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, किसी भी कंपनी या बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले
वो कौन सा एनालिसिस करे? बोला गया है कि भैया आप एनालिसिस करो आपका पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बिजनेस के सक्सेस होने का रेशो भविष्य में क्या है। तो ये कौन सा एनालिसिस है? पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल, जिसके अंदर हम फर्स्ट एनालिसिस करते हैं। हम कौन सा? अभी आ जाते हैं अपन बायर की पावर के अंदर। बायर की पावर, यदि एक प्रोडक्ट के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यदि कि अगर कपड़ों की दुकान की बात करें तो बहुत सारे कपड़ों की दुकानें हैं और बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, तो यहां पर बायर के पास क्या है? हायर बार्गेनिंग पावर है। हायर है, अगर बायर के पास हायर बार्गेनिंग पावर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ कम होगी, फास्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर बायर के पास लो बार्गेनिंग पावर होगी, लाइक कि अगर मेरे को ट्रेन में बैठना है तो आईआरसीटीसी की ट्रेन में बैठना पड़ता है, भारत में मोनोपोली है उनकी, तो हमारी बार्गेनिंग पावर जीरो है वहाँ पे, तो ट्रेन जो है वो अकॉर्डिंग उनके चल रही है। तो बायर की पावर जब लो होगी तो बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ में आ गया? इसी के साथ सप्लायर पावर, सप्लायर यानी कि जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं। रॉ मटेरियल क्या कर रहा हूं? परचेज कर रहा हूं। अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं और अगर वो लिमिटेड ही बंदे हैं, है ना, मैं जिससे रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूं वो लिमिटेड ही बंदे हैं, तो क्या होगा? उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत हाई होगी। उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होने से मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। मेरी क्या होगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझ में आना? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। यदि मैं कोई माल खरीद के लाता हूं और फिर उस माल को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता हूं, है ना, उस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता हूं, तो अगर वो जो सप्लायर हैं अगर वो कुछ ही लोग हैं तो वो मेरे को कॉस्ट ज़्यादा देंगे, और बहुत सारे लोग होंगे तो कॉस्ट कम आएगी, है ना, क्योंकि मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती। तो यहाँ पर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर चेक करी गई। क्लियर हो गया? बायर की बार्गेनिंग पावर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, ये दोनों जब लो होगी, बायर की भी लो और सप्लायर की भी लो, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव राइवरी। कॉम्पिटिटिव राइवरी यानी कि मेरे प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। यदि सब्स्टिट्यूट और कंपटीशन हाई होगा, कंपटीशन हाई होगा तो मेरे को लॉस होना है, कंपनी में ग्रोथ कम होनी है, क्योंकि कंपटीशन लो होगा तो मेरे पास मोनोपोली का होगा, ओलिगोपोली से डिओपोली में आऊंगा, डिओपोली से मोनोपोली में आऊंगा, तो मोनोपोली होगी तो मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट बुक हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, यदि मोनोपोली मार्केट नहीं है, ओलिगोपोली मार्केट है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जहां पर फ्यू सेलर्स फ्यू बायर्स होते हैं, वो कौन सा? ओलिगोपोली मार्केट आता है। तो जब नई एंट्री पे थ्रेट होगा कि कोई नई एंट्री आके, जैसे कि जियो आया तो वोडाफोन का शेयर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, आइडिया खत्म हो गया कि नहीं, मतलब उनके शेयर एकदम डाउन आ गए कि नहीं, तो ये न्यू एंट्री आने से अगर कोई बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी कि आपकी जगह वो दूसरा प्रोडक्ट कोई चूज कर सकता है, लाइक चाय के साथ कॉफी, है ना, अब पेट्रोल बाइक के साथ आप ईवी की बाइक्स आ गई हैं, तो ये न्यू सब्स्टिट्यूट जो अपन को मिल जाएगा, अगर ये लो होंगे तो बिजनेस की ग्रोथ हाई होगी, और अगर सब्स्टिट्यूट हाई होंगे तो बिजनेस की ग्रोथ लो होगी। इसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री हाई होगा तो बिजनेस की ग्रोथ लो होगी, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री लो होगा तो बिजनेस की ग्रोथ हाई होगी। ये पोर्टर साहब ने 5 फोर्स के मॉडल बताए, जिससे हम ये समझ पाए कि अगर बिजनेस में हमको ग्रोथ करनी है तो इन सारे पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट रहा नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है पोर्टर 5 फोर्स मॉडल और पेस्टल एनालिसिस में, तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।